Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In this video we will discuss about protein synthesis और translation. हमें ये पता है कि प्रोटीन होती है पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि अमाइनो एसिड का पॉलीमर यानी कि बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ के एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं और इसी चेन को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन. क्लियर? तो जब ट्रांसलेशन होना है तो वहां पे बहुत सारे अमाइनो एसिड लाएंगे. अमाइनो एसिड लाके उनको चेन की फॉर्म में अटैच किया जाएगा और एक लंबी चेन बनाई जाएगी जिसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन. अब इसके लिए क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, उन सारे स्टेप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे. और हम यहाँ पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12 का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ inheritance. So what is translation? The process of formation of polypeptide chain or protein synthesis is known as translation. Translation के लिए सबसे पहला बात जो हमें पता होनी चाहिए कि ट्रांसलेशन होता कहाँ पे है. प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसलेशन कहाँ होता है, यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसलेशन कहाँ होता है, ये दोनों बातें हमें पता होनी चाहिए. क्वेश्चन आता है. सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसलेशन कहाँ होता है. तो साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसलेशन होता है. मान लीजिए ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है. इस प्रोकैरियोटिक सेल में ये सर्कुलर डबल हेलिक्स डीएनए है. ये डबल हेलिक्स डीएनए है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोट में. अब यहां पे आके अटैच होगा आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज होगा तो यहां पे डीएनए से बनेगा आरएनए जिसको हम बोलेंगे एमआरएनए. क्या बोलेंगे इसको? एमआरएनए. अब आरएनए पे यहां पे राइबोसोम्स अटैच होंगे और आरएनए से बनेगा प्रोटीन. तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन. अब हमें ये पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे डीएनए से आरएनए बन गया यानी कि डीएनए से आरएनए बन गया, फिर आरएनए निकला, फिर थोड़ा समय लिया सेल ने, फिर उससे प्रोटीन बने. ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता. एग्जैक्टली कैसा होता है? ट्रांसक्रिप्शन भी चलता रहता है और ट्रांसलेशन भी साइमल्टेनियसली चलता रहता है. एक तरफ ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, एक तरफ ट्रांसलेशन चल रहा है. तो हम क्या बोलेंगे कि द ट्रांसक्रिप्शन and the translation can be coupled in bacteria. ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड होते हैं बैक्टीरिया में, यानी कि दोनों साथ साथ चलते हैं. क्यों चलते हैं? द mRNA does not require any processing to become active. क्या मतलब है कहने का? इस mRNA को किसी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती. एक्टिव होने के लिए इसको किसी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती. यहां पे स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं होती. प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग नहीं होती है तो कोई प्रोसेसिंग ही नहीं होती. तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड होते हैं, पहला कारण. दूसरा, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट. ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही कंपार्टमेंट में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है. यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी सिस्टम या कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है. तो यहाँ पे दो अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं है, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, एक ही जगह सारा काम हो रहा है. सो द ट्रांसक्रिप्शन एंड द ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट में हो रहा है. देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया. यानी कि यहाँ पे कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है. न्यूक्लियस या हम ये कह सकते हैं इसका न्यूक्लियोइड ऐसे ही साइटोप्लाज्म में है, वेल डिफाइंड नहीं है. और ये इसका जो डीएनए वो आरएनए बनाता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है. यानी कि डीएनए और आरएनए का बनना कपल्ड होता है. ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, नॉट डीएनए और आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड होता है. क्लियर? तो ये तो बात होगी प्रोकैरियोट्स में. तो सिंपल से हमें क्या बात समझ में आई कि प्रोकैरियोट्स में
ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। मेनली ट्रांसलेशन हम पढ़ रहे हैं, तो उसकी साइट क्या है, उसकी साइट है साइटोप्लाज्म। वहीं जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, so protein synthesis takes place in cytoplasm, mitochondria, chloroplast and surface of ER। तो कहने का मतलब है कि यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन वहां पे होगा जहां पे राइबोसोम है, जहां पे राइबोसोम्स है वहां पे ट्रांसलेशन होगा। अब यहां पे क्या होगा, अलग अलग साइट है, अलग अलग जगह है। जैसे ये मान लीजिए एक यूकैरियोटिक सेल है और इसमें ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। अब हमें ये पता है कि यहाँ पे इसका जो डीएनए है वो HNRNA बनाएगा, यानी कि ऐसा आरएनए जिसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों है, क्योंकि यूकैरियोट है और यूकैरियोट में HNRNA बनता है। HNRNA से फिर बनेगा mRNA, ये बन गया mRNA। कैसे बनेगा, स्प्लाइसिंग के बाद बनेगा, इंट्रॉन को हटाया जाएगा, और जब इंट्रॉन को हटाया जाएगा तो ये जो आरएनए बन रहा है, ये जो आरएनए बन रहा है इसमें केवल एक्सॉन और एक्सॉन है, तो ऐसे आरएनए को हम बोलेंगे mRNA। अब ये जो mRNA है ये न्यूक्लियस से बाहर निकल के, ये क्या है, न्यूक्लियस, ये mRNA न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, ये mRNA न्यूक्लियस से बाहर निकला और ये mRNA न्यूक्लियस से बाहर निकल के आएगा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में आके ये यहाँ पे बनाएगा प्रोटीन। क्या बनाएगा ये यहाँ पे, प्रोटीन, यानी कि ट्रांसलेशन करेगा। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन की साइट क्या हुई, साइटोप्लाज्म। ट्रांसलेशन की साइट क्या होगी, साइटोप्लाज्म। तो ध्यान रखना कि न्यूक्लियस में कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है। अगर कोई न्यूक्लियस को प्रोटीन का काम भी है तो वो प्रोटीन साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोपोर की सहायता से न्यूक्लियस के पास जाएंगे, बट न्यूक्लियस में कभी भी प्रोटीन नहीं बनेंगे। देयर इज नो प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस, द साइट इज द साइटोप्लाज्म। वहीं यहाँ पे अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर राइबोसोम है, तो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है, यानी कि ईआर का सरफेस, कौन से ईआर का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का जो सरफेस है ये भी ट्रांसलेशन करता है, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है। वहीं अगर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, वहीं यहाँ पे अगर माइटोकॉन्ड्रिया है और उसमें अगर राइबोसोम है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ट्रांसलेशन करेगा। यहाँ पे भी राइबोसोम है, 70S राइबोसोम, तो यहाँ पे भी ट्रांसलेशन होगा। और वहीं अगर ये प्लांट सेल है और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे अगर क्लोरोप्लास्ट है और इसके साइटोप्लाज्म में भी क्या है, राइबोसोम है, तो ये भी ट्रांसलेशन करेगा। तो साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द साइट ऑफ ट्रांसलेशन इन यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर कंपार्टमेंटलाइजेशन है, यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स भी हैं जिनके पास अपने खुद के राइबोसोम है, अपनी खुद की मेटाबॉलिक मशीनरी है, तो वो ट्रांसलेशन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन हमने समझा कि कहाँ कहाँ पे होता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में। अब किसी प्रोसेस को करने के लिए कुछ स्टेप्स होंगे, तो यहाँ पे कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व हैं, उन कुछ स्टेप्स की हम यहाँ पे बातें करेंगे। सबसे पहला स्टेप, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम 3 प्रोसेस पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के। पहला, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, दूसरा लोडेड टीआरएनए यानी कि टीआरएनए को लोड करना, और तीसरा एग्जैक्टली ट्रांसलेशन के प्रोसेस में पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना, जिसमें खुद में 3 प्रोसेस आएंगे, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, यानी कि जो थर्ड स्टेप है ट्रांसलेशन का उसमें भी 3 स्टेप्स हैं, थर्ड स्टेप में 3 स्टेप।
पहले दो में कोई भी सब स्टेप्स नहीं है। तो पहला स्टेप जिसमें कोई सब स्टेप नहीं है दैट इज एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अब ये जो वर्ड है एक्टिवेशन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्टिव करना, किसी को एक्टिव करना। और नेचुरली किसी को एक्टिव किया जाता है एनर्जी देके। किसी चीज की एक्टिविटी किससे देखी जाती है? उसको एनर्जी देके। क्लियर? तो यहाँ पे किसको एनर्जी देनी है? अमाइनो एसिड को। एनर्जी देके क्या कराना है? इनको एक्टिव कराना है। अब याद रखना है कि जब एनर्जी देनी होगी, किसी को एनर्जी देनी होगी, तो सेल के पास किस फॉर्म में एनर्जी है जो देगी? एटीपी की फॉर्म में। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड को एक्टिव करने के लिए एटीपी दिया जाएगा और अमाइनो एसिड हो जाएंगे एक्टिव। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड को एटीपी दिया जाएगा और अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन होगा। बट ऐसे कैसे हो जाएगा? कोई ना कोई तो चाहिएगा, और वो जो रिक्वायर्ड चीज है वो है यहाँ पे एंजाइम। अब यहाँ पे जो अमाइनो एसिड के एक्टिवेशन के लिए जिम्मेदार एंजाइम है उसको हम बोलेंगे अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम या अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। पहला प्रोसेस एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के एक्टिवेशन के लिए एटीपी तो देना ही पड़ेगा, साथ में अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम भी देना पड़ेगा। राइट? अब यहाँ पे हमें पता है कि जो एटीपी है, ये जो एटीपी होता है ये किस फॉर्म में होता है? ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होता है। अब देखो इधर, ये है एडेनिन, ये है शुगर और ये है ट्राइफॉस्फेट। एडेनिन, शुगर, ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? अब यहाँ पे जब अमाइनो एसिड के साथ एडेनिन यानी कि यहाँ पे ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को अटैच किया जाएगा एंजाइम की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? जब ये एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पे दो फॉस्फेट अलग हो जाएंगे। ये दो फॉस्फेट अलग हो गए। जब ये दो फॉस्फेट अलग हो जाएंगे, ये अलग हो गए, तो ये बनेगा पायरोफॉस्फेट और ये पायरोफॉस्फेट बनके क्या देगा? एनर्जी। ये चीज तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये टूट के क्या देगा? एनर्जी। पायरोफॉस्फेट जो ये एनर्जी देगा, उसी एनर्जी को यूज करके इस अमाइनो एसिड के OH के साथ यहाँ पे फॉस्फेट में बॉन्डिंग हो जाएगी। यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि अमाइनो एसिड इससे अटैच हो गया। इस एनर्जी से अमाइनो एसिड अटैच हो गया। अब ध्यान रखना, जब एटीपी यूज हो जाएगा, जब एटीपी यूज हो जाएगा, ट्राइफॉस्फेट जब यूज हो जाता है तो क्या बनता है? मोनोफॉस्फेट। यहाँ पे था ट्राइफॉस्फेट, ये हट गए दोनों, एक ही फॉस्फेट रह गया तो ये बन गया मोनोफॉस्फेट। दूसरा, अमाइनो एसिड का एसिड ग्रुप हट जाता है, अमाइनो एसाइल बन जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अमाइनो, मोनोफॉस्फेट और एंजाइम, इसका एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको हम बोलते हैं अमाइनो एसाइल AMP एंजाइम। क्या बोलते हैं? अमाइनो एसाइल AMP एंजाइम। व्हाट इज AMP? AMP इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट क्या मतलब है इस बात का? यहाँ पे क्या है? A, S और P, एक ही फॉस्फेट आ गया, एक ही फॉस्फेट आ गया तो इसको बोलेंगे मोनोफॉस्फेट। अमाइनो एसिड का OH हट गया है तो यहाँ पे क्या बन गया? ये अमाइनो एसाइल। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है और इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे? अमाइनो एसाइल AMP एंजाइम। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका मतलब क्या है कि अमाइनो एसिड के एक्टिवेशन के लिए जो एंजाइम है वो उसके साथ अटैच हो चुका है और ये जो अमाइनो एसिड है ये बन चुका है एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड, यानी कि अमाइनो एसिड के साथ एनर्जी भी आ गई, एंजाइम भी आ गया। तो ये अमाइनो एसिड कैसा हो गया? एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड, यानी कि एक अमाइनो एसिड को एक्टिव करने के लिए एक एंजाइम होगा। बहुत ध्यान से सुनना, मिथियोनिन है, उसको एक्टिव करना है तो उसके लिए एक अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम होगा।
ल्यूसीन के लिए होगा, उसी तरीके से एस्पार्टिक एसिड के लिए होगा, ग्लूटामिक एसिड के लिए, सबके लिए होगा। 20 अमाइनो एसिड है तो 20 टाइप के क्या होंगे, एंजाइम्स। कौन से, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। अब किसी भी अमाइनो एसिड को एक्टिव करना है तो एटीपी लगेगा, यानी कि एक्टिवेशन में एक एटीपी का खर्चा तो आएगा ही आएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब जब अमाइनो एसिड के साथ एनर्जी लगी, एंजाइम लगा, तो अमाइनो एसिड हो गया एक्टिव। अब इसी एक्टिव अमाइनो एसिड को टीआरएनए से जोड़ना है, तो टीआरएनए की चार्जिंग करनी है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है चार्जिंग और लोडिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग और लोडिंग ऑफ टीआरएनए क्या मतलब है, टीआरएनए पे अमाइनो एसिड को लोड कर देना जो एक्टिव आपने किया उसको। ठीक है, तो यहाँ पे चार्जिंग का मतलब क्या है, अमाइनो एसिड को जोड़ देना, अटैच कर देना टीआरएनए से। ये टीआरएनए है, ये टीआरएनए का 3' एंड है, ये 5' एंड है। अब हमें ये पता है कि जो टीआरएनए होता है इसके पास होता है डीएचयू लूप। इस डीएचयू लूप का दूसरा नाम है अमाइनो एसाइल सिंथेटेज रिकॉग्निशन लूप। अमाइनो एसाइल सिंथेटेज रिकॉग्निशन लूप क्या करता है, ये जो लूप है ये अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ये वो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करता है जिसके साथ एंजाइम जुड़ चुका है। तो इसका काम है उस एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को, या फिर हम ये कह सकते हैं उस अमाइनो एसिड को जो एंजाइम के साथ अटैच हो चुका है, अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम के साथ अटैच हो गया है, उसको रिकॉग्नाइज करना। तो एंजाइम एएमपी और अमाइनो एसाइल इसके साथ अटैच होते हैं। जब इसके साथ ये अटैच हो जाते हैं तो ये जो अमाइनो है ये 3' एंड पे आके जुड़ जाता है। यहां पे क्या होगा, ये अमाइनो एसिड कहां पे जुड़ जाएगा, ये अमाइनो एसिड आके जुड़ जाएगा 3' एंड पे। और जब अमाइनो एसिड 3' एंड पे अटैच हो गया तो इसका मतलब ये टीआरएनए लोड हो गया अमाइनो एसिड से, ये टीआरएनए लोड हो गया अमाइनो एसिड से, या ये टीएनए चार्ज हो गया अमाइनो एसिड के आने से। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, चार्जिंग और लोडिंग ऑफ टीआरएनए। तो क्या कहने का मतलब है, टीआरएनए का डीएचयू लूप एंजाइम को पहचानता है, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम को पहचानता है, क्योंकि इसके पास लूप होता है जिस लूप को हम बोलते हैं डीएचयू लूप, जिस लूप का नाम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज रिकॉग्निशन लूप। ये लूप अमाइनो एसिड को पहचानता है और अमाइनो एसिड में मतलब एंजाइम को पहचानता है, और ये जैसे ही उस पर्टिकुलर एंजाइम को पहचान लेता है तो इस एंजाइम के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 3' एंड पे आके जुड़ जाता है अमाइनो एसिड और टीआरएनए हो जाता है चार्ज, टीआरएनए हो जाता है एक्टिव। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस तरीके से अमाइनो एसिड एक्टिव होता है, किस तरीके से जो टीआरएनए है उसकी चार्जिंग होती है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये अमाइनो एसिड आके जुड़ जाता है तो एंजाइम का काम तो खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे एंजाइम रिलीज हो जाता है और एएमपी रिलीज हो जाता है, यानी कि एंजाइम और एएमपी यहाँ से अलग हो जाते हैं। आया तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में था, ये पूरा कॉम्प्लेक्स था, एंजाइम था, एएमपी था, अमाइनो एसिड था। ये जो अमाइनो एसाइल है इसने अपना काम किया अटैच होकर, और एंजाइम और एएमपी हो गए अलग। क्लियर? तो यहाँ पे लोडिंग हो गई या चार्जिंग हो गई टीआरएनए की। नेक्स्ट स्टेप मेन ट्रांसलेशन, ये 3 स्टेप में डिवाइडेड है, और इसके जो 3 स्टेप्स हैं वो है इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इसके इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बट इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हम देख लेते हैं कि इनिशिएशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। इनिशिएशन के लिए एमआरएनए चाहिए, एमआरएनए पे कोडॉन्स होते हैं इसलिए एमआरएनए की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए टीआरएनए चाहिए जो कि लोडेड टीआरएनए, जिसके पास क्या है, अमाइनो एसिड है, ऐसा टीआरएनए चाहिए। 30S एंड 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रांसलेशन फिलहाल पढ़ रहे हैं
प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम के पास 30s और 50s सब यूनिट्स होती हैं, वो चाहिए। इन दोनों यूनिट्स को जोड़ने के लिए Mg2 पॉजिटिव आयन चाहिए। एनर्जी की यूनिट चाहिए जीटीपी, एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए, जीटीपी। Mg2 पॉजिटिव इन दोनों यूनिट्स को जोड़ने के लिए। एंड इनिशिएशन फैक्टर्स प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में किसी चीज को चलाने के लिए, यानी कि अगर यहाँ पे इनिशिएशन करना है तो इनिशिएशन फैक्टर काम में आएंगे, इलोंगेशन करना है तो इलोंगेशन फैक्टर काम में आएंगे, टर्मिनेशन करना है तो टर्मिनेशन फैक्टर काम में आएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल हम इनिशिएशन करा रहे हैं तो यहाँ पे आएंगे इनिशिएशन फैक्टर्स, जो यूकैरियोट्स में होंगे और प्रोकैरियोट्स में भी होंगे। यूकैरियोट्स में ये इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3, नॉट इन यूकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में IF1, IF2 एंड IF3। प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर 1, 2 एंड 3। वहीं यूकैरियोट्स में भी ये जो फैक्टर्स होते हैं ये 10 फैक्टर्स होते हैं। तो इन सारी चीजों को हम डिटेल करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।